हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जैसा कि आपको पता है, फिटर थियरी का फुल कोर्स चल रहा है हमारे इस चैनल पर। उसी के अंतर्गत आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर की बात करें तो हमारा ये 45वां लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 45 ये हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, 44 लेक्चर पिछले हो चुके हैं फिटर थ्योरी के, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे सभी चीज़ें जो है पढ़ाई गई होंगी। तो अगर आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं, यानी कि जो पिछले 44 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिटर थियरी फुल कोर्स के नाम से, यानी कि फिटर थियरी का फुल कोर्स इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके जो पुराने 44 लेक्चर्स हैं, पिछले 44 लेक्चर्स हैं, उसको देख सकते हैं। साथ ही आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप का ना क्या नाम है, फिटर टेक। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, फिटर टेक। यहाँ पे भी क्या हो सके 300 से अधिक मेंबर यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे जो क्विज होता है, क्विज में क्या कर सकते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आपको सही ऑप्शन टिक रहता है, करना रहता है और उसके बाद क्या आती है, आपकी रैंक आती है। तो आप इस क्विज में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करके। अब आइए हम लोग बात करते हैं रीमर की। तो जैसा कि आपको पता है, रीमर हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्न तो भाई बनते ही हैं, प्रश्न तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे पास जो मैसेज आ रहे थे वो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के आ रहे थे कि सेकेंड ईयर जो है थियरी का जो है कोर्स शुरू करिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर शुरू करना होगा तो मैं आपको एक हफ्ते के अंदर वो कोर्स जो है शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपका नवंबर में एग्ज़ाम है। और अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो जी अब आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो ऑनलाइन में जहाँ तक है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी ही पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो बेस है मेरा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मैक्सिमम बहुविकल्पी जो प्रश्न है वही मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो। अब बात करते हैं रीमर की। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 20। जैसा कि आपको पता है, सिलेबस में जो मैंने डिस्कस किया आपसे टोटल 28 चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं, उसी का ही है चैप्टर नंबर 20। तो देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीमर के बारे में कि क्या है, कैसा होता है, कुछ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स में हम लोग देखेंगे हैंड रीमर और मशीन रीमर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आरडीएस। आरडीएस मतलब क्या होता है, रीमर ड्रिल साइज। जैसे कि आपको पता है टैप ड्रिल साइज हम लोगों ने निकाला जब हम लोग टैप को पढ़ रहे थे। डाई जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ब्लैंक साइज निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से रीमर ड्रिल का जो साइज है वो कैसे निकालते हैं, भी मैं बताऊंगा कि रीमर ड्रिल साइज क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे नोट्स, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण नोट्स जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं आपको नोट्स के माध्यम से लिखाऊंगा, जो भी अभी तक रीमर से जो है प्रश्न बने हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से जो है रीमर से आपका सभी प्रश्न जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट रीमर के बारे में क्या है कि रीमर एक कैसा टूल है, तो एक फिनिशिंग टूल है, ठीक है, फिनिशिंग टूल, ठीक है। पहला प्रश्न ये बनता है कि कैसा टूल है, फिनिशिंग टूल है। पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे, जो प्रश्न पूछा गया है वही बात करेंगे, ठीक है, फालतू की कोई बात यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि जो रीमिंग ऑपरेशन किया जाता है वो किसके बाद किया जाता है, तो ड्रिलिंग के बाद। ड्रिलिंग के बाद क्या किया जाता है, रीमिंग। ड्रिलिंग के बाद रीमिंग किया जाता है। ड्रिलिंग के बाद क्या किया जाता है, ड्रिलिंग के बाद रीमिंग किया जाता है। अब आप हमसे कहेंगे भैया ड्रिलिंग के बाद तो बोरिंग किया जाता है, लेकिन अगर हमको ड्रिलिंग के बाद उसका व्यास बढ़ाना है तब बोरिंग करेंगे ना। अगर हमको उसी साइज का ड्रिल का, जिस साइज का हमने ड्रिल किया है वही चाहिए, तो हम बोरिंग क्यों करेंगे। तो उसके बाद ड्रिलिंग के बाद होल को फिनिश करने के लिए क्या किया जाता है, रीमिंग किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि ड्रिलिंग के बाद कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो ड्रिलिंग के बाद क्या किया जाता है, रीमिंग किया जाता है। और उसके बाद हम लोग टैपिंग वगैरह जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है कि रीमर कैसा टूल है, तो रीमर है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें टर्निंग टूल की, जिससे हम लोग टर्निंग करते हैं लेथ पे, तो वो कैसा टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बात करें ट्विस्ट ड्रिल की, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या रहती हैं, यहाँ पे 2 एज रहती है, ये एक और ये। लेकिन यहाँ पे हम इसको मल्टी पॉइंट ही बोल सकते हैं, लेकिन देखिए जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है उसके एंड में, एंड की जो एंड में क्या रहती है, कटिंग एज रहती है। इसलिए जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल या ड्रिल कोई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंड कटिंग टूल, ठीक है। इसे हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नहीं बोलते, बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड कटिंग टूल। जो ट्विस्ट ड्रिल है या कोई ड्रिल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड कटिंग टूल। और जो टर्निंग वाला टूल होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और जो अगर
रीमर हो गया, तो रीमर हमारा कैसा टूल है? रीमर है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल की, किस मटेरियल का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, ठीक है, दो मटेरियल का बना होता है, या तो हाई कार्बन स्टील का रीमर बना होगा या हाई स्पीड स्टील का बना होगा। अब जो अगला प्रश्न आता है कि मास प्रोडक्शन में, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, यानी कि बहुत ही व्यापक तौर पर उत्पादन करना है, मास प्रोडक्शन करना है, तो मास प्रोडक्शन में कार्बाइड टिप वाले रीमर का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कार्बाइड टिप वाले जो है रीमर का उपयोग जो है किया जाता है। तो ये जो है अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स की। रीमिंग जो है अलाउंस कितना दिया जाता है, ठीक है, रीमिंग जो अलाउंस है वो कितना दिया जाता है। चलिए ठीक है, उसको बाद में आपको नोट्स के माध्यम से मैं लिखाऊंगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या रीमर्स के टाइप के बारे में। और सबसे पहले उस टाइप को देखने से पहले क्या देखेंगे, रीमर का जो भाग है, यानी कि जो उसके पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये फिगर जो है आप बना लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो किसी चीज़ का प्रॉपर, तो उस नोट्स में क्या करिए, ये फिगर को बना लीजिए। ये क्या हो गया, इसे हम लोग कहते हैं टैंक, इसे हम लोग कहते हैं क्या, सैंक। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं, यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं, जो कटिंग एजेस रहती हैं, जो क्या करती हैं, जो कटिंग करने का काम करती हैं। और इसी के बीच में क्या बने होते हैं, फ्लूट्स बने होते हैं। फ्लूट्स यानी कि नालियाँ आप हिंदी में बोल सकते हैं, जिनसे जो कटिंग होती है, जो पदार्थ निकलता है, उन्हीं की सहायता से क्या होता है, फ्लूट्स की सहायता से बाहर निकल जाता है। अब देखिए फ्लूट्स जो क्या होती हैं, दो तरीके को हो सकती हैं। रीमर पर दो तरीके के फ्लूट्स हो सकती हैं। एक कैसी, एकदम सीधी, यानी कि रीमर है, मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड रीमर है, तो इस पर हमने क्या किया, सीधा सीधा एकदम फ्लूट्स काट दिया इस तरीके का। और दूसरा क्या हो सकता है, स्पाइरल फ्लूट्स हो सकता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेचदार फ्लूट्स, ठीक है। स्पाइरल फ्लूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेचदार फ्लूट्स, यानी कि इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने ट्विस्ट ड्रिल पे देखा होगा, इस तरीके से फ्लूट्स काट दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे स्पाइरल फ्लूट्स बोलेंगे। तो किसी भी तरह का फ्लूट जो है कटा हो सकता है, उसका मेन काम क्या होता है, वही चिप्स को निकलने के लिए रास्ता देना, और लुब्रिकेशन के लिए क्या करना, लुब्रिकेशन के लिए भी स्थान प्रदान करना। तो ये थे जो हमारा रीमर का कंस्ट्रक्शन। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रीमर। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रीमर। अब देखिए रीमर जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला हैंड रीमर, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मशीन रीमर। पहला क्या हो गया, हैंड रीमर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मशीन रीमर। अब देखिए हम हैंड रीमर होंगे कई प्रकार के, और मशीन रीमर होंगे कई प्रकार के। तो हैंड रीमर में जो है पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैंड रीमर के बारे में। अब देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही आप यहाँ पे देखते जाइए, लिखते जाइए कि वहाँ से क्या क्या प्रश्न बना है टाइप्स ऑफ रीमर से, ठीक है। फिगर वगैरह आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, क्योंकि फिगर अगर मैं बनाऊँगा, जो भी मुझे लगेगा बनाने का वो मैं बना दूंगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी फिगर्स आप बचेंगे उसको आप जो है बुक वगैरह से देख लीजिएगा। तो पहला लिखिए, पहला जो हैंड रीमर में क्या है, वो है हमारा पैरेलल रीमर। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे फिगर बनाया हुआ था, जो यहाँ पे पहला जो फिगर बना हुआ था वो कौन सा था, वो था पैरेलल रीमर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूट्स होते हैं क्या होते हैं, अक्ष के समांतर, यानी कि एकदम जो है सीधी रेखा में कटे होते हैं, तो उस रीमर को क्या बोलते हैं, पैरेलल रीमर। और देखिए हैंड रीमर क्या है, ये हाथ से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो फिनिशिंग की जाती है इन रीमर को हाथ से घुमा के फिनिशिंग जो है की जाती है। अब इसमें देखिए आपको जो पॉइंट याद रखना है वो क्या रखना है, इसके द्वारा 0.05 से
0.12 mm तक 0.12 mm तक धातु काटी जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे यहीं से बन सकता है पैरेलल रीमर से कि इसके द्वारा कितनी धातु काटी जाती है, तो इसके द्वारा 0.05 से 0.12 mm तक क्या काटी जा सकती है, धातु काटी जा सकती है। अब देखिए अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जो इनमें से आपको ऑप्शन दे देगा 4 कि इनमें से कौन सा हैंड रीमर है। तो जो हैंड रीमर में जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको भी आपको याद रखना है कि ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हैंड रीमर है। दूसरा रीमर देखिए क्या है, टेपर्ड रीमर। टेपर्ड रीमर सेम अबाउट बस क्या है, बस जैसे हमारा पैरेलल रीमर था बस वैसे ही है। इसमें क्या होगा, टेपर में बना होगा और टेपरित जो हमारे होल होंगे यानी कि टेपर्ड होल की फिनिशिंग में क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। तो आपसे पूछे टेपर्ड होल की फिनिशिंग में कौन सा जो है रीमर प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे टेपर्ड रीमर। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है एडजस्टेबल रीमर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेबल रीमर। ठीक है, इसका फिगर मैं बना दे रहा हूं। इसका फिगर देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फिगर जो है आप लोग बना लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें लगी होती हैं ब्लेड्स। ठीक है, जो इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी जो बॉडी है इस पे क्या कटे रहते हैं, टेपर्ड स्लॉट कटे रहते हैं, यानी कि स्लॉट कटे रहते हैं। और उस स्लॉट में क्या लगी होती है, उस स्लॉट में आप इसको ब्लेड बोल सकती हैं। ये क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। और इधर एक नट लगा होता है और इधर एक स्क्रू आप बोल सकते हैं। इधर एक स्क्रू लगा होता है और इधर एक स्क्रू लगा होता है। अब देखिए इस रीमर को यूज कैसे करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए किसी होल की हमको फिनिशिंग करनी है और बहुत ही कम मात्रा में उससे मेटल रिमूव करना है, तो क्या करते हैं, इस जो स्क्रू के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लेड को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर इस स्क्रू को घुमा के जो है टाइट कर दिया तो ब्लेड क्या होंगे, बाहर की तरफ खुल जाएंगे। अब जब बाहर की तरफ खुल जाएंगे तो ज़्यादा मटेरियल को कट करेंगे, और अगर ब्लेड को ढीला कर दिया तो ब्लेड क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे। जब अंदर की तरफ हो जाएंगे तो कम मटेरियल कट करेंगे। समझ रहे हैं ना, यानी कि इस स्क्रू के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो रीमर में टेपर स्लॉट कटा हुआ है उस टेपर स्लॉट में जो ब्लेड कटे हुए हैं उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेबल रीमर। तो कितना धातु हमको कट करना है, बहुत ही कम कट करना है कि बहुत ही ज़्यादा कट करना है, बेसिकली बहुत ही, जब हमको कम यानी कि एकदम जैसे हमको साइज एकदम परफेक्ट चाहिए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मेटल रिमूव करना है, बहुत ही हल्का हल्का हमको जो है फिनिशिंग करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्टेबल रीमर का उपयोग करते हैं और इसकी ब्लेड्स को क्या कर सकते हैं, स्क्रू की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें जो है एक प्रश्न जो है इससे पूछा गया था, यूज। ठीक है, एडजस्टेबल लेवल का जो कार्य प्रणाली है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टेपर स्लॉट में ब्लेड कटे रहेंगे, स्क्रू लगा रहेगा और ब्लेड को जो है स्क्रू को ढीला या जो है कस के क्या कर सकते हैं, ब्लेड को जो है साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यूज में आप लिख लीजिए बहुत ही कम मेटल। ये प्रश्न जो है पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही कम मेटल रिमूव करने के लिए, बहुत ही कम मेटल रिमूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एडजस्टेबल रीमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो है टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बहुत ही कम मेटल रिमूव करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है, तो एडजस्टेबल रीमर का उपयोग किया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले हैंड रीमर की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि है एक्सपेंशन रीमर।
देखिए जो अगला रीमर है वो क्या है, एक्सपेंशन रीमर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जस्ट जैसे कोई हमारा सिंपल रीमर रहता है वैसे ही रहता है, लेकिन इसकी बॉडी में क्या रहता है। देखिए पहला क्या है कि इसकी बॉडी में स्लॉट्स कटे होते हैं, ठीक है, स्लॉट्स कटे होते हैं बीच बीच में। और दूसरा क्या होता है, लास्ट में एक टेपर्ड होल बना रहता है। क्या बना रहता है, टेपर्ड होल। और इस टेपर्ड होल में क्या लगा रहता है, टेपर्ड प्लग लगा रहता है, टेपर्ड प्लग, ठीक है। यानी कि आप हिंदी में क्या बोलेंगे, टेपरित प्लग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इधर इसके बीच में कटा है स्लॉट और यहाँ पे क्या लगा है, टेपर्ड प्लग लगा है। तो जब क्या करेंगे, इस जो हमारा जो ये प्लग लगा है इसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो इस पे क्या होगा, जो हमारा ये बॉडी है इस पे क्या पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे भाई अब जैसे जैसे प्लग को घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे तो साइज कम है, लेकिन प्लग को अगर हम घुमाते गए, थ्रेड कटी है अंदर से, प्लग को हम क्या करते जाएंगे, कसते जाएंगे, तो ये वाला भाग देखिए अंदर आता जाएगा। और जब अंदर आता जाएगा तो क्या होता जाएगा, जो ही स्लॉट्स कटे हैं इनका साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ये स्लॉट्स है ये जो प्लग को कस के या ढीला करके इस स्लॉट्स की जो चौड़ाई है, जो स्लॉट कटे हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है एक्सपेंशन रीमर। अब इससे दो प्रश्न जो है आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कार्य प्रणाली जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बड़े होल की फिनिशिंग करने में, पहला पॉइंट ये हो गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है बड़े होल की फिनिशिंग करने में। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्टैंडर्ड होल की फिनिशिंग करने में, स्टैंडर्ड होल की फिनिशिंग करने में। तो दो पॉइंट आपको क्या रखने हैं, दो पॉइंट आपको एक्सपेंशन रीमर से याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगला रीमर, जो हम लोग हैंड रीमर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये सभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, जो ये टाइप पढ़ रहे हैं रीमर के, ये सभी हैंड रीमर के अंतर्गत हैं। तो अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सा हैंड रीमर है, तो अगर इसमें से कोई नाम है तो वही आप क्या करेंगे, वही आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए पायलट रीमर है। पायलट रीमर क्या होता है, ये भी जैसे हमारा पैरेलल रीमर था वैसे ही होता है, बस इसके आगे क्या लगा होता है, एक पायलट लगा होता है। अब पायलट का काम क्या होता है, पायलट का काम होता है गाइड करना, गाइड करना। अब देखिए जब मान लीजिए कोई हमारे पास दो पार्ट है, अभी तो हम क्या कर रहे थे, एक पार्ट की फिनिशिंग कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास ये है और दूसरा पार्ट ये है, और दोनों में क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है, ठीक है। एक तरह से मान के चलिए ब्लाइंड होल जो है बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का। तो अब हमको जो हम ऐसा चाहते हैं कि जो दोनों होल का साइज बने वो एक ही बने और एक साथ हम लोग क्या कर लें, दोनों की फिनिशिंग कर लें। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग पायलट रीमर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए पहला पार्ट ये है जिसमें इसी साइज का होल बना हुआ है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये वाला है जिसमें उसी साइज का होल बना हुआ है। तो अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, इस रीमर का उपयोग करेंगे, नीचे जो पायलट ये बना हुआ है, ये पायलट क्या होगा, इस होल के जो एंड में क्या होगा, आके बैठ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और जो है पूरे रीमर को गाइड करने का काम करेगा। यानी कि ये क्या करता है, पूरे रीमर को गाइड करने का काम करता है, जिससे जो दोनों होल हैं उनकी जो फिनिशिंग होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, एक सार होती है। यानी कि उसमें क्या होता है, कोई डिफरेंस जो है नहीं होने पाता है। और अलग अलग अगर हम फिनिशिंग करते हैं तो हो सकता है साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, लेकिन जो दोनों होल को, दोनों जो है प्लेटों को एक साथ रख के हम जो है होल की फिनिशिंग करते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, पायलट जो होता है वो पूरे रीमर को गाइड करता रहता है, तो वहाँ पे जो होल की फिनिशिंग आती है वो अच्छी आती है। तो पायलट रीमर का उपयोग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पायलट रीमर का उपयोग यहाँ पे लिखिए, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दो सुराखों या होल की फिनिशिंग
एक सीध में करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर दो सुराखों या होल की फिनिशिंग एक सीध में करने की आवश्यकता रहती है, एक सीध में करने की आवश्यकता रहती है। तो ये पॉइंट जो है आप लोग लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालिए, ये था हमारा हैंड रीमर। अब हेडिंग डालिए मशीन रीमर। देखिए मशीन रीमर में हमको क्या पढ़ना है, जो 3 रीमर है, रोज रीमर, सेल रीमर और मशीन ब्रिज रीमर, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। और भी टाइप्स होते हैं लेकिन उससे प्रश्न कोई बना नहीं है तो उसको मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं मशीन रीमर क्या होते हैं। तो देखिए मशीन रीमर क्या होते हैं, जो मशीन में पकड़ के यूज किए जाते हैं। जैसे हमने ड्रिल में ही पकड़ लिया, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है उसमें ही पकड़ लिया, लेथ में पकड़ लिया, ठीक है, फिनिशिंग करने के लिए। तो किसी न किसी मशीन में पकड़ कर जो है इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए जिसमें पहला रीमर आता है वो क्या आता है, रोज रीमर। रोज रीमर देखिए नॉर्मल रीमर की तरह रहेगा। अब रीमर आपने समझ ही लिया है तो कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं रहेगा। बस ये पूछता है कि जो इसका जो ये सिरा क्या होता है, बेवेल्ड होता है। ठीक है, ऐसे कुछ बेवेल्ड होता है जिससे क्या हो जाए, आसानी से होल में चला जाए फिनिशिंग करते हुए। तो इसका कोण पूछता है कि कितने डिग्री पर बेवेल्ड होता है। ठीक है, तो कितने लेवल पर चैम्फर्ड भी पूछ सकता है। तो कितने लेवल पर चैम्फरिंग होता है, कितने डिग्री पर, तो चैम्फरिंग होता है 45 डिग्री पर। और क्यों होता है, जिससे आसानी से होल में चला जाए। अगर हमें इसकी क्या कर दें, कुछ ऐसी बना देंगे तो पता चला होल में आसानी से जाएगा नहीं आगे वाला सिरा इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसको बेवेल्ड कर देते हैं जिससे आसानी से क्या होता है, होल में चला जाता है। तो आप इसमें जो पहला पॉइंट है सबसे यही याद रखिएगा। अब अगला देखिए, इसके लैंड और फ्लूइड्स की जो है चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें, फ्लूइड्स क्या होता है, लैंड क्या होता है, मैंने जो आपको ड्रिलिंग मशीन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो वहाँ पे सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो कुछ यही पॉइंट जो है आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए, रीमर का नॉमिनल साइज, यानी कि जो हमारा ये रोज रीमर है, इस रीमर का नॉमिनल साइज क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.08 mm से 0.08 mm से 0.12 mm तक क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप जो है इससे याद कर लीजिए। अब देखिए सेल रीमर क्या होता है, तो सेल रीमर जस्ट एक रीमर होता है जिसके पूरे लंबाई में, ठीक है, पूरे लंबाई में क्या कटा होता है, एक स्टैंडर्ड होल कटा रहता है, जिसको हम इस रीमर को क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा ये सेल रीमर है इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्बर की सहायता से पकड़कर क्या करते हैं, आर्बर की सहायता से पकड़कर यूज करते हैं। और आर्बर कहाँ होता है, आपको पता है, मिलिंग मशीन में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस यही लिखिए कि इसके बीच में, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, जल्दी जल्दी दिख रहा हूँ, इसके बीच में स्टैंडर्ड साइज का होल कटा रहता है, जिसमें क्या करते हैं, आर्बर का प्रयोग करके इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब देखिए जो तीसरा रीमर है वो क्या है, मशीन रीमर में मशीन ब्रिज रीमर। ठीक है, तीसरा रीमर कौन सा है, मशीन ब्रिज रीमर। तो इससे आपको ये बात याद रखनी है कि इसको किस मशीन के साथ यूज करते हैं, तो पोर्टेबल जो इलेक्ट्रिक मशीन होता है, पोर्टेबल यानी कि पोर्टेबल मतलब क्या, जिसको कहीं भी ले आया जा सके। ठीक है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मशीन के साथ या न्यूमेटिक मशीन के साथ। ठीक है, न्यूमेटिक मशीन क्या होता है, जो वायु से, कंप्रेस्ड एयर से चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक जो है मशीन बोलते हैं, उसके साथ इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका जो उपयोग है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। तो आप लिखिए, इसका उपयोग पहली बात इन दोनों मशीनों के साथ किया जाता है, दूसरा शिप बिल्डिंग एवं स्ट्रक्चरल वर्क, यानी कि संरचनात्मक कार्यों में। ठीक है, आप लिख भी लीजिए स्ट्रक्चरल वर्क में जो है इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मशीन ब्रिज रीमर का। तो यही 3 महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको क्या किए, बता दिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं रीमर ड्रिल साइज की तरफ, जो कि हमारा क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो है आ जाता है। ठीक है, रीमर ड्रिल साइज,
देखिए जिन लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स मेरे अटेंड किए होंगे तो वहाँ पे टैप और डाई मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, टैप ड्रिल साइज निकाला था। फिर जब हम लोगों ने डाई पढ़ा तो वहाँ पे क्या निकाला, ब्लैंक साइज निकाला। उसी तरीके से जब हम लोग रीमर का उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, RDS निकालेंगे, यानी कि रीमर ड्रिल साइज, रीमर ड्रिल साइज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, RDS, ठीक है। अब बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 12 mm का क्या करना है, होल बनाना है, ठीक है। यानी कि फिनिशिंग वगैरह के बाद हमको क्या चाहिए, 12 mm का होल चाहिए। रीमर से फिनिशिंग उनसिंग करने के बाद यानी कि एकदम फिनिश्ड होल कितने इंच का चाहिए, 12 mm का। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम 12 mm का ड्रिल ही कर देंगे, यानी कि अगर 12 mm का हमको होल चाहिए और हमने क्या किया, 12 mm के ड्रिल से ही क्या कर दिया, होल कर दिया, जब बाद में हम उसमें रीमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो साइज है उस होल का वो क्या हो जाएगा, 12 mm से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करें, जो ड्रिल यूज करें वो क्या करें, थोड़ा सा कम साइज का यूज करें, यानी कि 12 से क्या रहे, उसका जो साइज रहे वो थोड़ा सा कम रहे। तब जब उसके बाद हम उसकी फिनिशिंग करें 12 mm वाले रीमर से तो क्या हो जाए, हमको परफेक्ट 12 mm का होल जो है बन के मिल जाए। तो कितने कम mm का जो है ड्रिल यूज करें, यानी कि कितने कम mm डायमीटर का ड्रिल यूज करें कि बाद में हम लोग जो है 12 mm के रीमर से फिनिशिंग करें तो हम लोग को 12 mm का परफेक्ट होल मिल जाए। तो यही हम लोग निकालेंगे कि अगर हमको 12 mm का होल करना है, 15 का करना है, 20 mm का हमको फिनिश्ड होल चाहिए, तो उसके लिए जो ड्रिल का साइज है, यानी कि जो हम ड्रिल करेंगे उसके लिए उसका साइज जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यही फार्मूला जो एक होता है, उसी फार्मूले में क्या करना है, आपको वैल्यू को जो है पुट करना है और क्या करना है, अपना जो है ये रीमर ड्रिल साइज निकाल लेना है। तो RDS इक्वल टू आप लिखिए, RDS इक्वल टू लिखिए रीमर साइज, रीमर साइज माइनस, यहां ब्रैकेट में लिखिए अंडर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। यही क्या होता है, यही हमारा हो गया फार्मूला, यही रीमर ड्रिल साइज निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा कि 12 mm वाला ही ले लीजिए, जो मैंने भी आपको 12 mm बताया कि 12 mm का फिनिश्ड होल, फिनिश्ड होल, ठीक है, प्राप्त करने के लिए रीमर ड्रिल साइज में शॉर्ट में लिख देना RDS निकालिए, RDS निकालिए, ठीक है। तो अब रीमर साइज तो हमको पता है, ठीक है। 12 mm का अगर हमको फिनिश्ड होल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 12 mm का ही जो है रीमर उपयोग करेंगे। और क्या कर रहा है फिनिश, अब हमको क्या चाहिए, अंडर साइज और ओवर साइज। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एक टेबल से। अगर हमको प्रश्न में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न में हम सभी वैल्यूज़ को रख लेंगे, अंडर साइज ओवर साइज रख लेंगे, अपना जो है निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का एक आप टेबल बनाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, यहाँ इस वाले टेबल में लिखिए होल का व्यास, होल का व्यास, और यहाँ पे लिखिए रफ बोर के लिए, रफ बोर के लिए, ठीक है, होल का अंडर साइज या होल पर अंडर साइज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई रफ बोर हमको करना है, रफ जो है फिनिशिंग करनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे। तो अब देखिए 4 सीरियल नंबर आपको लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 1 2 3। पहले वाले में लिखिए 5 mm तक। अगर मान लीजिए कोई हमारे जो होल का डायमीटर है वो कितना रखना है, 5 mm तक रखना है, तो उसके लिए जो अंडर साइज के मान होगा वो कितना होगा, 0.1 से 0.2 mm, ठीक है।
ये आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अगर नहीं दिया है सवाल में, तो अगर 5 mm तक होल अगर हमको दिया है तो हम क्या करेंगे, 0.1 से 0.2 mm तक क्या रखेंगे, अंडर साइज रखेंगे। दूसरा देखिए क्या है, 5 से 20 है, 5 से 20 mm का होल है तो हम क्या रखेंगे, 0.2 से 0.3 mm तक रखेंगे अंडर साइज। तीसरा क्या है, 21 से 50 mm तक है, 21 से 50 mm तक, तो थोड़ा सा आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो कितना होगा, 0.3 से 0.5 mm तक हमारा क्या हो जाएगा, 0.3 से 0.5 mm तक हमारा अंडर साइज हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं ओवर साइज की। ओवर साइज का मान हम लोग कितना रखेंगे, तो सभी व्यास के लिए ओवर साइज का जो मान होता है वो कितना होता है, सभी व्यास के लिए, यानी कि किसी भी जो है होल का क्या हो, डायमीटर का होल हो, उसके लिए क्या रहता है, ओवर साइज क्या रहता है, 0.05 mm। ठीक है, सभी साइज के होल के लिए ओवर साइज का जो मान रखेंगे हम लोग कितना रखेंगे, 0.05 mm रखेंगे। तो आपको यहाँ से अंडर साइज और ओवर साइज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। मान लीजिए क्या निकालना है, RDS निकालना है, रीमर ड्रिल साइज निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रीमर साइज, सॉरी मैं यहाँ पे सॉल्व करना है, रीमर साइज कितना है 12 माइनस यहाँ पे रखिए अंडर साइज। अंडर साइज में अब देखिए 12 mm की शाफ्ट है तो किसके किसके बीच में आ रही है, 5 से 20 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग 0.2 वाली वैल्यू ले लेते हैं, 0.2 प्लस यहाँ पे इसको क्या रखेंगे 0.05। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.25। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 12 माइनस 0.25। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11.75। यानी कि अगर हमको 12 mm का फिनिश्ड होल प्राप्त करना है रीमर की सहायता से, तो जो हमको किसी भी धातु में ड्रिल करना पड़ेगा उस ड्रिल का साइज क्या होगा 11.75 mm। तो 11.75 mm की जो है ड्रिल से हम लोग होल करेंगे और उसके बाद जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो 12 mm का जो है हमको फिनिश्ड होल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल है और टेक्निकल चीज़ें पढ़ाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या तो आपको वैल्यू देके पूछा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आगे जो है क्या है, कुछ 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। नोट्स हम लोग लिखते हैं पॉइंट की सहायता से, यानी कि जो कुछ हमारे क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में प्रीवियस में, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, नोट्स की सहायता से लिखेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप रीमर से लिख लीजिए। अभी इतने मैंने लिखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट और हैं, उसको भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो मैंने सभी चीज़ें लिख ली हैं क्योंकि लिखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ताकि आपका समय जो है क्या हो, कम से कम लगे और कम समय में आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अब देखिए प्रश्न पूछा गया था कि रीमर को फिनिश्ड होल से कैसे हटाया जाता है। पहला ऑप्शन था दबाव हटाकर, दूसरा क्या है मशीन को रोककर, तीसरा क्या है मशीन को धीमा करके, और चौथा क्या है नन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई होल है हमारा, ये इसमें आप फिनिशिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर रीमर मतलब करना है तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप इस होल में रीमर पड़ा हुआ है और आप मशीन को रोक दे रहे हैं। अगर मशीन रीमर है, मशीन को रोक दे रहे हैं और उसके बाद रीमर निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका होल की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर आप मशीन को धीमा करके भी रीमर को निकालते हैं बाहर, तो भी क्या होता है, जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने रीमर डाला, आपकी क्या हो गई, फिनिशिंग हो गई, तो आपको क्या करना है, रीमर को फिनिश्ड होल से कैसे निकालना है, उसको अपनी फुल स्पीड पे चलने देना है और क्या करना है, उस पर दबाव हटाकर क्या करना है, यानी कि चलता रहे और उसको ऊपर जो है हम लोग खींच लें, तब हमारे जो होल की फिनिशिंग रहेगी वो क्या होगी, बनी रहेगी। दूसरा जो है प्रश्न क्या है कि रीमर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो रीमर का प्रयोग छिद्र का आकार और गोलाई सही करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कीवे ग्रूव में छेद करने के लिए कौन सा जो है रीमर का उपयोग किया जाता है। तो कीवे में अगर कोई कीवे ग्रूव है, उसमें क्या करना है, हमको होल करना है, तो किस रीमर का, हेलिकल फ्लूट्स रीमर का उपयोग जो है किया जाता है।
चौथा लिखिए, रीमर के स्पाइरल फ्लूइड्स कहाँ पे कटे होते हैं? बाईं तरफ। अब जैसे मैंने आपको बताया ये रीमर है, तो किस डायरेक्शन में, यानी कि स्पाइरल फ्लूइड्स क्या है, किसी एंगल पर कटे रहते हैं, तो आप ये मान चलिए बाएं डायरेक्शन पर, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन पे क्या कटे होते हैं, इस पे जो फ्लूइड्स कटे होते हैं कैसे कटे होते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में जो है क्या होते हैं, कटे होते हैं। अब पांचवा है कि रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा कितनी होती है? तो 0.02 mm से 0.15 mm तक धातु निकाली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है पूछा गया है कि रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा क्या होती है? तो रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा 0.02 से 0.15 mm तक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए अब निकाली गई धातु की मात्रा तो आपको पता चल गई कितनी है, 0.02 से 0.15 mm। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की रीमिंग होती है, रीमर द्वारा दो तरह की फिनिशिंग होती है, एक होती है रफ फिनिशिंग, एक होती है फाइन वाली फिनिशिंग। तो उसमें भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, धातु की मात्रा पूछ सकता है कि रफ रीमिंग में कितनी धातु की मात्रा निकाली जाती है और फिनिश रीमिंग में कितनी धातु की मात्रा निकाली जाती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, रफ रीमिंग में, रफ रीमिंग में कितनी धातु निकाली जाती है? तो 0.1 से 0.15 mm इतनी धातु निकाली जाती है। जबकि बात करें फिनिश रीमिंग की, ठीक है, फिनिश रीमिंग में कितनी धातु निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है 0.02 से 0.05 mm। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे, कुछ नहीं पूछ रहा है, रफ रीमिंग फिनिश रीमिंग कुछ नहीं पूछ रहा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा, तो देखिए यहाँ से 0.02 से 0.15 mm आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे रफ रीमिंग में निकाली गई धातु की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है 0.1 से 0.15 mm। फिनिश रीमिंग में कितनी धातु निकाली जाती है? तो फिनिश रीमिंग में 0.02 से 0.05 mm। और पॉइंट्स जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको चलिए लिखा देता हूँ। अगला प्रश्न पॉइंट जो है छठवां है, रीमर का चैम्फर्ड एंगल। ठीक है, रीमर का चैम्फर्ड एंगल कितना होता है? ठीक है, मैंने अभी आपको रोज रीमर में बताया था, तो मैक्सिमम क्या होता है, सभी रीमर का वही होता है, चैम्फरिंग कर दिया जाता है जिससे क्या हो, आसानी से होल में प्रवेश कर जाए। तो कितना होता है? 45 डिग्री। अब बात करते हैं रीमिंग अलाउंस की। रीमिंग अलाउंस कितना दिया जाता है? रीमिंग अलाउंस कितना देते हैं? प्लस माइनस 0.05 mm क्या दिया जाता है? रीमिंग अलाउंस दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रीमिंग अलाउंस का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 0.005 mm तक रीमिंग अलाउंस का मान होता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि रीमर को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए? तो आप इसको भी याद रखिए, रीमर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई होल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए होल है, तो जिस दिशा में हमारी क्या करती हैं, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, इस दिशा में आप समझना है, इस दिशा में रीमर को हिलाना है, रीमर को क्या करना है, जो है घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। यानी कि फिनिशिंग करते समय जो रीमर को घुमाना है, कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जिस दिशा में हमारी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं उस दिशा में क्या करना है, उस दिशा में घुमाना है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे। बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो टाइप से मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एडजस्टेबल रीमर का उपयोग कहाँ पे किया था, ये प्रश्न पूछा गया कि बहुत ही कम जो है धातु निकालने में। इसी तरीके से एक्सपेंशन रीमर का जो है उपयोग सब पूछा गया है, मशीन ब्रिज रीमर का उपयोग जो है पूछा गया है। तो वो सभी प्रश्न हैं, वो सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी रीमर से कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ जो हमारा ये रीमर का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिटर से जुड़ी हुई, तो बहुत ही क्लासेस में उनके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, 45 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और अभी हमारे और लेक्चर्स होंगे आगे। तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे हमारा लोग को क्या है, मनोबल जो हमारा बना रहे और क्लासेज आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं, और साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।